welcome to Study World. Today our topic is chemical reaction and equation. देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10th के पहले चैप्टर का जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ओके, चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन वो एक प्रक्रिया है जिसके तहत क्या होता है, इसमें रासायनिक प्रक्रिया कहा जाता है, जिसे जैसे कि कोई भी अचानक से नहीं होता, एक स्लोली प्रोसेस है. क्या है? स्लोली प्रोसेस है. और ये सभी तुमने देखा होगा, जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि मम्मी दूध को गर्म करके और उसमें थोड़ा सा दही ऐड कर देती है, तो जिससे क्या होता है, मिल्क चेंज इनटू कर्ड. ये भी एक केमिकल प्रक्रिया है. इसके बाद तुमने देखा होगा हमारा डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी हमारा एक केमिकल प्रक्रिया है. इसके बाद तुमने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये भी स्लो प्रक्रिया है. रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो भी एक स्लो प्रक्रिया है और ये भी क्या है, केमिकल चेंज है. केमिकल चेंज जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है. ऐसा माना जाता है कि इसमें अलग अलग तरीकों से देखने के लिए मिलता है. केमिकल रिएक्शन occurs in state, heat or temperature, pressure and its composition. ऐसा माना जाता है कि हमारा केमिकल रिएक्शंस जो है वो अलग अलग एक प्रतिक्रिया है, और ये जो प्रतिक्रिया होती है ये सभी हमारे केमिकल्स के अंदर होता है. और ये हमारे रोजमर्रा एवरीडे लाइफ में इसका उपयोग होता है. जैसे कि तुमने देखा होगा हम पानी पीते हैं, वो भी हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन. ड्रिंकिंग ऑफ वाटर. फिर तुमने देखा होगा अलग अलग तरीकों से अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो अलग अलग तरीकों से होते हैं. तो ये सभी चीजें हम देखने के लिए मिलता है. तुमने देखा होगा जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया कि केमिकल रिएक्शंस जो होता है वो हमारे अलग अलग तरीकों से होता है. इसमें हमने इस टॉपिक में हम कवर करेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है, वो मैंने आपको जस्ट समझाया. इसके बाद केमिकल्स के टाइप्स बताऊंगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर बैलेंस इक्वेशन, और इसके बाद वो भी टोटल 7 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा. जिसमें मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि कोई भी केमिकल्स में सबसे पहले उसका क्या होता है, स्टेट चेंज होता है. क्या होता है? स्टेट. फिर पोजीशन. इसके बाद तुमने देखा होगा कि इसके ऊपर प्रेशर भी पड़ता है. क्या पड़ता है? प्रेशर. और उसके कलर में भी चेंज होता है, कलर में भी चेंज हो जाता है. ये सारी चीजें जो हैं तुम्हें केमिकल रिएक्शन में देखने के लिए मिलता है. स्टैंडर्ड 10 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके बच्चों, तो हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन में हमारा क्या होता है कि टू रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाता है, एक प्रोडक्ट बनाता है. क्या बनाता है? प्रोडक्ट. जैसे कि तुमने देखा होगा फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है हमारा, वाटर, जिसे हम H2O के नाम से जानते हैं. बराबर, H2O इट मींस वाटर. फिर तुमने ये देखा होगा कि एक और एग्जांपल दिया, दूसरा ले लेते हैं. CO कार्बन प्लस ऑक्सीजन डाइऑक्साइड इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. A हमारा गैसियस फॉर्म में. इसके बाद तुमने देखा होगा
Na+Cl क्या बनाता है, NaCl, ओके, NaCl। इसके बाद द फोर्थ वन जो है, अब हम ये देखेंगे कि इसमें जैसे कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, मतलब दो रिएक्टेंट मिलके बहुत सारा प्रोडक्ट बनाता है, उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशंस में अब जैसे कि कोई चीज जो होता है वो एक्वा सॉल्यूशन में मिलता है, कोई हमें सॉल्ट के रूप में मिलता है और कोई हमारा लिक्विड में मिलता है। जैसे कि यहाँ पर वाटर जो है हमें एक्वा सॉल्यूशन में मिला, जैसे कि दोनों गैस है, इन दोनों गैस के कॉम्बिनेशन से हमें एक नया प्रोडक्ट मिला। तो इसीलिए अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इस कार्बन जो है वो भी हमारा गैसियस फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी हमारा गैसियस फॉर्म में है। ये दोनों कंबाइन होकर के हमें एक और सॉल्यूशन देते हैं, और भी इन द फॉर्म ऑफ गैसियस। ये क्या है, गैसियस रूप में हमें मिलता है। NaCl, Na जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, क्लोरीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, हमें एक और सॉल्यूशन मिलता है या तो सॉल्ट मिलता है। ऐसा माना जाता है कि HCl हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन होता है तो ये हमारा HCl बनता है, HCl का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे कि इसका इजीली डेफिनेशन जो है, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, बराबर। बैलेंसिंग इक्वेशन या बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन जो है वो हमारा वर्क करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। किसके ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अलग अलग तरीकों से केमिकल रिएक्शंस करते हैं, जिसमें हमारा बताया गया है कि किस तरह से। अब एक आपको इजी फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आप क्या कर सकते हो, आसानी से केमिकल इक्वेशंस को आप बैलेंस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले मेथड याद रखिएगा, इजी स्टेप टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें पहला है हमारा मेटल, दूसरा है हमारा नॉन मेटल, तीसरा है हमारा नॉन मेटल। इसके बाद हमारा आता है ऑक्सीजन, फिर आता है हमारा हाइड्रोजन। ये चार जो प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं के मदद से हम क्या करेंगे, बैलेंस इक्वेशंस करेंगे, जिसमें हमारा बताया गया और आसानी से हम बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले मेटल्स जो हैं, जिंक हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, आयरन हुआ, बराबर, ये सभी। इसके बाद हमारे सोडियम हुआ, इस तरीके के हम एलिमेंट्स और हमारे मेटल्स का उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारा आता है नॉन मेटल्स, जैसे कि कार्बन हुआ, सल्फर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सभी हमारे नॉन मेटल्स है, और बाकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं और उसे हम समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल, एग्जांपल 1, कार्बन जो है, अब हमारा कार्बन जो है वो हाइड्रोजन या अदरवाइज किसी भी एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता है। तो जैसे एग्जांपल, कार्बन प्लस मैंने ऑक्सीजन लिया, ये रिएक्ट करता है, तो ये क्या बना रहा है, CO अगर मैंने इसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप देख लो, कार्बन क्या है, हमारा एक नॉन मेटल है, बराबर। तो इसके लिए आप देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, तो C एक है, बराबर। तो C = 1, मतलब कार्बन यहाँ एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 है। अब वही आप देख लो, इसे आप LHS = RHS के मेथड से भी आप कर सकते हैं, जिसमें अब यहाँ पर देखो RHS में क्या दिया है, कार्बन हमारा एक है, चलिए एक है, मतलब एक नॉन मेटल और एक नॉन मेटल, ये भी बैलेंस है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो अगर मैं इसे, हाँ तो देखो अभी हमने जस्ट बात किया कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से, अब इसे हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल बताया कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर, तो इसीलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 ऑक्सीजन मैंने आगे जब बढ़ाया, तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ कि यहाँ पर भी 2 इक्वेशन 2 मैं ले सकता हूँ। तो जिससे हमारा क्या हो जाएगा, देखो आप
यहाँ पर कार्बन हमारा 2 हो गया, ऑक्सीजन भी हमारा 2 ऑलरेडी है। अब यहाँ पर देखो कार्बन हमारा 2 हो गया और ऑक्सीजन हमारा वो भी ऑलरेडी 2 है। दोनों साइड LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए, बराबर। अब जो है, अब दूसरा इक्वेशन अगर हम लेते हैं तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा जो, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन कर रहे हैं, बराबर, किसके साथ? अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ तो NH3 जो है ये हमारा जो रिएक्शन है, इससे जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो ये हमें क्या दे रहा है? तो देखो मैंने यहाँ पर कॉपर लिया प्लस, इसके बाद देखो कॉपर आया, कॉपर, इसके बाद क्या आएगा हमारा NH2 आएगा, अदरवाइज N2 आएगा प्लस, अब इसमें हमारा क्या आएगा? अब इस इक्वेशन में हमारा क्या है? H2O है, क्या है? H2O है। इस तरह का इक्वेशन हमारा दिया हुआ है। क्या दिया है? कॉपर, नाइट्रोजन, अमोनिया, मतलब कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया देकर के अब हमें इसे बैलेंस करना है। सबसे पहले मैंने बोला था कि आपको मेटल लेना है। क्या लेना है? मेटल। इसके बाद नॉन मेटल, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। अब देखो कॉपर में हमारा Cu जो है वो क्या है? 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन भी हमारा 1 है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन देखो वो भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 3 है। यहाँ देखो कॉपर 1 है, फिर नाइट्रोजन यहाँ देखो 2 है, फिर यहाँ हाइड्रोजन मतलब कितना है? 2। ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर 1 दिया हुआ है। तो अब हम इसे इस तरह से आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो कॉपर जो है, तो यहाँ पर भी एक कॉपर है, यहाँ पर भी एक कॉपर है। तो अब देखो इसे हम बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ 1 2 2 1 है, बराबर। तो यहाँ देखो कॉपर 1 है, चलो कॉपर बैलेंस है। बट यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। ओके, ये भी स्टेबल है। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन क्या है? यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। तो अब हम इसमें हम क्या कर सकते हैं? 2 ले सकते हैं। तो यहाँ देखो कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ हमारा अमोनिया है, तो इसमें हमारा कॉपर, फिर नाइट्रोजन। अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या है? हमारा नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, तो मैं यहाँ पर 2 लगा सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर अब हमारा क्या हो गया? यहाँ पर नाइट्रोजन देखो 2 हो गया। इसके बाद देखते हैं, अब कॉपर की बात करते हैं। तो कॉपर यहाँ 1 है। अब यहाँ पर देखो 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन हो गए। कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर लिखा। अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो फिर इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब इधर भी हम बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर मैं 3 लिख सकता हूँ। तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 2 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन। फिर अब क्या होता है? ऑक्सीजन देखो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया? 3 हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीजन 3 हो गया। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 3 करने के लिए, अब यहाँ पर मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? तो कॉपर भी 3 हो गया, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 3 हो गया। फिर देखो कॉपर 3 हो गया, तो यहाँ पर भी कॉपर को 3 करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 3 हमारा कॉपर हो गया, देखो कॉपर 3 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया। फिर यहाँ देखो यहाँ पर 3 कॉपर, फिर नाइट्रोजन 2 है। ओके, नाइट्रोजन 2 है, सही बात है। अब देखो 6 हाइड्रोजन है, देखो 6 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है। तो ये हमारा इक्वेशन जो है, दूसरा नंबर इक्वेशन बैलेंस होता है। इस तरह से आपके टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस के टाइप बता रहा हूँ। तो जनरली 10th स्टैंडर्ड आपके बुक में ये टोटल 9 टाइप्स के रिएक्शन दिया है, बराबर। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये जो है ऑलरेडी आपके कितने टेक्स्ट बुक में टोटल 9 दिए हैं, बराबर। उनमें से पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला जो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि एक या एक से अधिक जो है रिएक्टेंट्स मिलकर के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता है, बराबर। उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, बराबर। इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो, दो या दो से अधिक, टू एंड मोर reactants combine together
combine together and form a new compound is called combination reaction. Is called combination reaction. ओके, इसे आसान तरीके से आप लिख सकते हो कि दो या दो से अधिक कोई भी रिएक्टेंट मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है, उसे हम न्यू प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? न्यू प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हो। न्यू प्रोडक्ट जो बनाता है उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे इसे एक आसान से फॉर्मूले से आप समझ लो, ए जो है वो बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें इसमें क्या दे रहा है? ए बी, मतलब ये हमारे रिएक्टेंट हो गए और ये जो है हमारा क्या है? प्रोडक्ट हो गया। ओके, अब हम आगे देखते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक या दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 जो है, तुमने देखा है कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है या डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि दो हाइड्रोजन के अणु और एक ऑक्सीजन का मिलकर के वाटर बनाता है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बेहतरीन एग्जांपल है। ऐसा माना जाता है कि इसमें एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, मैंने क्या बोला था? दो या दो से अधिक, बराबर। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर A plus B plus C is equals to, अगर हम करेंगे या रिएक्टेंट्स देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A B C रिएक्टेंट्स मिल सकता है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं, सॉरी केमिकल ऑक्साइड को अगर हम कंबाइन करते हैं किसके साथ? तो हमारा वाटर के साथ, H2O के साथ, वो भी हमें क्या देगा? अब हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हमारा कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस बराबर ये जो देगा, ये हमारा क्या रहेगा? एक्वा सॉल्यूशन। और कैल्शियम ऑक्साइड जो रहेगा वो हमारा सॉलिड इन नेचर रहेगा और H2O लिक्विड इन नेचर, बराबर। इसमें हमारा क्या होता है कि A B C और मिल करके मतलब तीन रिएक्टेंट्स जो हैं मिल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तीन रिएक्टेंट्स मिल करके एक प्रोडक्ट बनाता है। मैंने इसीलिए आपको डेफिनेशन में पहले ही बोला था कि दो या दो से अधिक बराबर रिएक्टेंट्स जो है कंबाइन होकर के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है और ऐसा आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर H2O का एग्जांपल लिया, आप इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। जैसे कि एग्जांपल NH3 प्लस हमारा किसके साथ रिएक्शन करेगा? हमारे HCl के साथ, तो ये हमारा कंबाइन होकर के क्या बनाएगा? NH4Cl। इस तरह के आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो इसमें मैंने जैसे बताया कि जैसे ही इनमें दो हमारे एलिमेंट्स या दो रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो इनमें से हमें क्या मिलती है? हीट एनर्जी रिलीज होती हुई मिलती है, जिससे क्या होता है जिसमें से हीट बाहर निकलता है। क्या होता है? हीट बाहर निकलता है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये हमारा कैल्शियम मतलब सल्फेट लाइन बनाता है, जिसे हम क्या करते हैं? इसके साथ हमें क्या मिलता है? हीट। तुमने देखा होगा घर की जब पेंट की जाती है तो उस समय जो व्हाइट कलर का जो चूना होता है, जब हम पानी में डालते हैं तो उसके अंदर की जो गर्मी होती है वो क्या है? बाहर आती है। इसीलिए मैंने इसे एक्सोथर्मिक जो हमारा रिएक्शन है वो भी इसे कहा जाता है, बराबर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है जिसमें से हीट जो है वो बाहर आता है। क्या होता है? हीट जो है वो आउटपुट में जाता है। क्या होता है? हीट जो है वो बाहर आता है, उसे हम क्या कहते हैं? हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। समझे बच्चों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा हमारा रिएक्शन जो है वो हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है इसमें क्या होता है? आसानी से एक रिएक्टेंट जो होता है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में बन जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा
क्या होता है कि एक ही रिएक्टेंट, मतलब एक रिएक्टेंट, वन रिएक्टेंट change into different products. ओके, तो अब इसमें हम देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारा एक ही प्रोडक्ट था, उसका नाम था ए बी सी और ओ। ए हो गया, बी हो गया और सी में चेंज हो गया। मतलब एक ही रिएक्टेंट जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया। एक ही रिएक्टेंट जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया। अब इसमें हमारा बताया गया है कि किस तरह से, अब जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं CaCO3, एग्जांपल ले लो कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 बराबर CH3 जो है जिसे हम लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। किसके? लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। जब इसे हम हीट देते हैं, क्या देते हैं? हीट देते हैं, तो ये क्या होता है? टूटता है बराबर। टूटने के साथ साथ ये हमें देता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड रूप में, और इसके साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। अब इसे हम क्या कहते हैं? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसे क्विकलाइम के नाम से भी जानते हैं, क्विकलाइम बराबर। इसमें क्या होता है? हीट जो है इनपुट होता है। इस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है, इसमें से क्या होता है? हीट जो है अंदर की तरफ मूव होता है बराबर। एंडोथर्मिक रिएक्शन भी इसे कहते हैं। इसमें हीट क्या होता है? इनसाइड बराबर। जैसे जैसे हम हीट देते जाएंगे जो आसानी से क्या हो जाता है? इजीली ब्रेक हो जाता है, इजीली ब्रेक बराबर, इजीली ब्रेक हो जाता है, जिसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं बराबर। अब मैंने एग्जांपल दिया था CaCO3 को जब हम हीट करेंगे तो उसमें से हमें क्विकलाइम देगा और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस रूप में हमें देखता हुआ नजर आएगा। ये हमारा जो एक एग्जांपल है, और इसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें से क्या होता है? हीट जो होता है वो इनपुट होता है। क्या होता है? हीट जो होता है वो इनपुट में जाता है, मतलब अंदर की तरफ जाता है। इनपुट बराबर अंदर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से, इससे पहले मैंने जस्ट आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बताया था कि उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि उसमें से हीट हम क्या मिलता है? एक्सेस बाहर निकलता हुआ नजर आता है। एंडोथर्मिक में हमारा जो होता है हीट अंदर की तरफ जा रहा होता है, और वो रिएक्शन जो है वो आसानी से टूट जाता है। ओके, और इसके आगे बहुत सारे एग्जांपल हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी के रिएक्शंस देखेंगे। ओके।